मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम ने बहुत अच्छी करवट ली है मित्रों। मौसम एकदम ठंडा हो गया है और बारिश का आप लोग जहाँ भी होंगे आनंद ले रहे होंगे और माँ के हाथ का बना पकौड़ा या भाभी के हाथ की बनी हुई पकौड़ी पक्का आप लोग खा रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, 1935 के आगे आज मैं सेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, तो देर न करते हुए ये चलते हैं 1935 के आगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। 1935 के बाद मित्रों क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। 1942 में जापानी फौजों के रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा पैदा हो गया। अतः ब्रिटेन युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा गया। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क किया। सभी राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया। 30 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत की गई। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? युद्ध के बाद भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा एवं उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार होगा। युद्ध के बाद प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदनों तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इसमें देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। पहली शर्त, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं या पूर्णतः स्वतंत्र भी रह सकते हैं। दूसरी शर्त, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। बहुत बार पूछा गया, अगर आप लोग आंसर लगाते हैं तो आप लोग उठा कर देखिएगा कि पोस्ट डेटेड चेक के नाम से किस मिशन को जानते हैं, तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें थोड़ा सा और एक लाइन जोड़ दी। उन्होंने कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा और जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे जोड़ दिया। तो 1942 क्रिप्स मिशन तो समाप्त हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जापान बहुत तेज़ी से सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा करके भारत की ओर बढ़ रहा था। गांधी ने 5 जुलाई 1942 को हरिजन में लिखा, अंग्रेज़ों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव भी पारित हुआ था। गांधी जी ने कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कमेटी जब बैठी थी, वर्धा प्रस्ताव के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा में पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तिलक दिवस कब मनाया गया, तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? इलाहाबाद में मनाया गया। तिलक दिवस पर नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधन कर भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गांधी ने इस सम्मेलन में 70 मिनट तक भाषण दिया और 1943 में मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन में पारित डिवाइड एंड क्विट को पारित किया। 1943 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट को पारित किया। अब बात करते हैं वेवल योजना की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अक्टूबर 1943 में वेवल लिनलिथगो के स्थान पर वायसराय बन के आए। 4 जून 1945 को प्रस्तुत मुख्य बिंदु, जिसमें पीएम चर्चिल व भारत मंत्री एमरी थे। युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। जब तक संविधान नहीं बना लेते तब तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को भारतीय पुनर्गठित किया जाएगा, अर्थात वायसराय एवं कमांडर इन चीफ सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।
युद्ध विभाग कमांडर इन चीफ के पास ही बना रहेगा, परंतु विदेश विभाग का प्रभारी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना प्रस्तावित था। विदेश विभाग का प्रभारी किसी भारतीय सदस्य को बनाया जाना प्रस्तावित था। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एवं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा। गवर्नर जनरल बिना कारण विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ये आप लोग जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आप लोग इसको करते रहिएगा और उसके आगे जो भी होगा, उसके आगे जैसे भी जो चीज़ समझ में नहीं आएंगी उसको मैं आप लोग को बताता रहूँगा। अगला है शिमला सम्मेलन। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये चला है। शिमला में वायसराय द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 14 जुलाई को वेवल ने सम्मेलन असफल होने की घोषणा कर दी। कारण क्या था असफल होने का? पहला कारण ये था कि मुस्लिम लीग की शर्त थी कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। दूसरा कारण था कांग्रेस सम्मेलन में अखंडता की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपने मांग पर अड़ी रही। मतलब पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने एकदम अड़ा रहा और इसीलिए ये शिमला सम्मेलन भी पूरी तरीके से असफल रहा। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन की 1946 की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? इस टाइम ब्रिटेन में 1945 में लेबर पार्टी की जीत हुई थी। लेबर पार्टी का मतलब है मजदूर पार्टी इस समय ब्रिटेन में जीती थी और पीएम क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 16 मई 1946 को। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, नंबर 2 पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, नंबर 3 AB अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। इसकी प्रमुख सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको सुनिए, समझिए और मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाना चाहिए। संघ के पास विदेश मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की व्यवस्था करेगा। नंबर 3 प्रस्तावित संघ की कार्यकारिणी में ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नंबर 4 संघ सूची के अतिरिक्त अन्य वर्ग, अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटने की योजना बनाई गई। वर्ग आ में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और बिहार होगा। वर्ग बा में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध होगा। वर्ग सा में बंगाल व असम होगा। 3 पार्टों में बांटा जा रहा है भारतीय राज्यों को या भारतीय प्रांतों को। संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से किया जाना था। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होना था। शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। पाकिस्तान की मांग पूरा न करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन रट डालिए आप लोग, हमेशा पूछा गया, यूपीएससी, पीएससी, वनडे सब में पूछा गया है। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन आता 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। तो 15 अगस्त नहीं लगाएंगे, 14 अगस्त नहीं लगाएंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लागू किया गया, प्रस्तुत हुआ। 29 जून 1946 कैबिनेट मिशन वापस इंग्लैंड चला गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव। यह सभा प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें 296 स्थानों के चुनाव में कांग्रेस ने 214, सामान्य स्थानों में से 201 स्थान प्राप्त किया एवं 4 सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। इसमें से 24% सीटें उनके लिए आरक्षित की गईं। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया। वेवल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अंतरिम सरकार का निर्माण 1946 में किया गया, जिसमें 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को सरकार स्थापित हुई। 26 अक्टूबर 1946 को इसको पुनर्गठन हुआ। इसमें सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, शरशाफत अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ब्रिटिश पीएम एटली 20 फरवरी 1947 की 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहली घोषणा थी ब्रिटिश सरकार
जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। पहली घोषणा थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। ये थी कैबिनेट मिशन की कुछ प्रमुख शर्तें और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर मैंने आपसे बात की। अब मैं बात करूंगा आपसे माउंटबेटन योजना पर, जो 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए तो उनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। व्यापक विचार विमर्श के बाद भारत विभाजन पर अंतरिम स्वीकृति हेतु 18 मई 1945 को ब्रिटेन गए। कौन ब्रिटेन गया? लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन गए। 18 मई 1945 को ब्रिटेन गए। 3 जून 1945 को लौटकर एक नई नीति विषयक बयान जारी किया जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसकी मुख्य बातें थी, नंबर 1, ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता ऐसी सरकार को दे देगी जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ हो। नंबर 2, संविधान सभा में सरकार किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। नंबर 3, संविधान को उन भागों में लागू किया जाएगा जो इसको स्वीकार करते होंगे। नंबर 4, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, भारतीय संघ एवं पाकिस्तान संघ, दोनों को जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। नंबर 5, बंगाल व पंजाब में विधानसभा के अधिवेशन को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग में मुस्लिम बहुल जिले होंगे के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे भाग में हिंदू बहुल जिले के प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक भाग बहुमत के आधार पर तय करेगा कि वे अपने प्रांत का विभाजन चाहते हैं अथवा नहीं। यदि बहुमत विभाजन के पक्ष में हो तो फैसला करना होगा कि वह वर्तमान संविधान सभा में मिलना चाहते हैं या अलग संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं। सिंध की विधानसभा तय करे कि वह भारत की संविधान सभा में मिलना चाहती है अथवा नहीं। असम के मुस्लिम बहुल प्रांत सिलहट जिले में इस बात का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा कि वहाँ की जनता असम में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में रहना चाहती है। बलूचिस्तान भी भारत संघ में रहेगा या अलग रहने का अधिकार चाहेगा। नंबर 9, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय होगा। नंबर 10, बंगाल, पंजाब एवं असम के जिलों के विभाजन और सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन करेगा। नंबर 11, भारत एवं पाकिस्तान राज्यों के बीच लेन देन एवं विभाजन के लिए भी समझौता होगा। नंबर 12, देसी रियासतों को भी भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छा के अनुसार मिलने की छूट होगी। नंबर 13, भारत एवं पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने का अधिकार होगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको आप लोग समझिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी दृष्टि से। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली। योजना अस्वीकार करने वालों में से कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सिंध कांग्रेस चौधराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के डॉक्टर किचलू, मौलाना हाजीबुर रहमान। अनमने ढंग से स्वीकार करने वाले में से गांधी, पंत, नेहरू, पटेल, कृपलानी, जिन्ना ने पहले अस्वीकार किया था माउंटबेटन योजना को, बाद में स्वीकार कर लिया था। वायसराय के सचिवालय में उच्च पद पर कार्यरत वीपी मेनन ने भारत के 2 भागों में विभाजन की योजना बनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे? भारत को 2 भागों में विभाजन की योजना किसने बनाई थी? तो भारत को 2 भागों में बांटने की योजना वीपी मेनन ने बनाई थी। ये किसी भी पुस्तक में आपको मिलने वाला नहीं है। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ लीजिए, जिन जिन चीज़ों मैंने आपसे बात की किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगी। भारत के 2 भागों में विभाजन की योजना बनाई। गांधी, भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा। माउंटबेटन ने गांधी की प्रशंसा में कहा 1 मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने कहा था गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो मित्रों 1935 के बाद हम लोगों 1942 विवाह योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया। कल हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। मित्रों जितने भी पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो मैं खुद पढ़ता हूँ, उसको लिखता हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको उनमें जोड़ के आपके सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे नोट्स लिया और पढ़ाना शुरू कर, ऐसा काम नहीं है। इसीलिए मुझे टाइम लगता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने में या आगे कुछ करने में, क्योंकि बिना एनालिसिस किए मैं कोई भी चीज़ आप तक प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूँ। और सब्जेक्ट बड़ा है, हर एक पार्ट बड़ा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो को रोक के 1-2 बार रिवीजन करिए। जो समझ में नहीं आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट करिए, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको डायरेक्ट कॉल करिए, समझ में नहीं आई मैं आपको डायरेक्ट समझाऊँगा। लेकिन प्रयत्न और प्रयास का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है वो सिलसिला आप ही लोगों से होकर जाने वाला है। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे होंगे। और सफलता और असफलता के बीच में एक ही गैप होता है मित्रों, वो होती है निरंतरता।
जो निरंतर प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं, जो निरंतरता नहीं रखते हैं वो असफल होते हैं। बस इतनी सी बात है। सफल होने वाला कोई स्वर्णिम भविष्य का निर्माता नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहे तो सफल हो सकता है। इसलिए मित्रों, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स खींच के आगे ख़त्म करनी है, इतिहास भी ख़त्म करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी स्टार्ट करनी है, करंट अफेयर्स का सेक्शन भी रेगुलर चलना है। हो सकता है कि कल से आप लोगों को एक क्लास करंट की और एक क्लास पॉलिटी की मैं प्रयास करूँगा कि 2 क्लास आप लोगों को मिले, प्रयास करूँगा मैं। तो मित्रों, आज माउंटबेटन योजना समाप्त हो गई है। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर चला के देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिस नोट्स को मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उसे आगे कैरी ऑन कर लीजिएगा, उसमें नोट को आगे जोड़ लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो सेक्शन में जाएं, पुरानी वीडियो को देख के इस वीडियो से लिंक कर लें, उनके लिए अच्छा होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई संस्थान नहीं पढ़ाएगी, मैं बार बार इसी का दावा कर चुका हूँ। आप लोग इसको हल्के में ना लें और मेहनत से पढ़ें। जहाँ भी रहें अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ संरक्षित रहें। और इन शब्दों के साथ आज का अंक मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।